ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात करें झारखंड के बजट सत्र की, जहां पर कई योजनाओं को लागू करने के लिए बजट पेश किया गया। तो झारखंड के विकास के लिए कई चुनौतियां हैं, चाहे सड़क हो या स्वास्थ्य या फिर सिंचाई की व्यवस्था। दर्जनाधिक ऐसी समस्याएं हैं जिसने हमेशा यहां के लोगों को खून के आंसू रुलाया है। क्या 14 सालों में झारखंड की यही दुर्दशा होनी चाहिए थी जो आज दिख रहा है? न तो झारखंड की बेटियां बिकने से बच रही है, न ही सूबे की धरती खून से लाल होने से। ऐसे में आम आवाम के आस्था का एकमात्र केंद्र विधानसभा ही बचता है, जहां उनकी उम्मीदें बरकरार है। लेकिन 14 सालों में झारखंड की विधानसभा जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाया, यह तो बस जनता ही जानती है। ये बड़ा सवाल है मनोज जी। अभी आपने इरफान जी को सुना, इरफान जी साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। यहां पर चूंकि दोषारोपण की बात हो जा रही है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, जेएमएम ने क्या किया। हमें लगता है बड़े ही ईमानदारी से सोचने की जरूरत है कि आखिर कौन से वो फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है झारखंड के विकास को। आपसे जानना चाहेंगे, अभी इरफान जी ने जो कहा, क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, ये जो कह रहे हैं ये पॉलिटिशियन है जी, और वो जितना भी बात बोलते हैं वो पॉलिटिशियन होने के नाते बोलते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं जी, तो इनको दलीय मर्यादा से भी बंधे हैं। लेकिन मुझे उससे शायद नहीं लेना है। जी बिल्कुल। मुझे एक्चुअली दिमाग में आता है एक भारत के नागरिक होने के नाते जी, कि आज के दिन में देखिए हर लोग के दिमाग में एक प्रॉब्लम है जी, और भारत में गांव में चले जाइए, शहर में चले जाइए, सब आदमी एक फिलोसफर बन गया है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जी, तो ओपिनियन का कोई कमी नहीं है जी, क्रिटिसिज्म का कोई कमी नहीं है। पब्लिक ओपिनियन है, लेकिन ओपिनियन लीडर की कमी है आपको दिखता है। मुझे ये लगता है कि दो चीज है, एक तो इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, रिजल्ट्स आ गया जी। अब उठता है सवाल, यहाँ पॉलिटिक्स तो मरता नहीं है, चलता रहता है। बिल्कुल। अब चलता रहे, लेकिन ये गवर्नेंस जो है वो भी चलता रहे। बिल्कुल। बात उठता है कि प्रॉब्लम को सब जानते हैं जी, सब जानते हैं कि ये फिलॉसफी किधर के चलता है। जी, ये भी हमारी लाइलाज भी नहीं, ये सब जानते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि 4-5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, बिजली, जी, शिक्षा, हेल्थ, जी, रोड, 4 चीज जो फंडामेंटल चीज ये फंडामेंटल जिसको बोलते हैं कि सब लोग इसको स्वीकार करते हैं, कोई पार्टी हो। बात उठता है कि ये 4-5 चीज को किस तरह से हम ग्रास रूट लेवल पर ले जाके लोगों को बेनिफिट करें। जी, मुझे लगता है कि एक सिस्टम गवर्नेंस का काम कर रही है। जी। अब देखिए 2000 से जी, जब 21st सेंचुरी में हम लोग घुसे, जी, उस समय एक बहुत बड़ा इशू वर्ल्ड पर आया जी, कि ये पूरे वर्ल्ड में एक 8 पॉइंट एजेंडा आया जी, जिसको बोला गया कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वो उसको लागू किया जाए। जी, याद है ना आपको? जी, सारे। और उसी में एक चीज आया सब, जो 2005 में उसको किया गया कि जो 8 डिफरेंट डिमांड्स है, ग्लोबल डिमांड्स, वो क्या है? प्राइमरी लिटरेसी, जो इलिटरेसी जो है उसको दूर करो, पॉवर्टी को खत्म करो, जो सेक्स रेशियो, जो सेक्स डिफरेंसेस है बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसको खत्म करो, माल न्यूट्रिशन जो है उसको खत्म करो। इस तरह से 8 डिफरेंट इश्यूज है जिसको कि वर्ल्ड मानती है कि सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं, खासकर थर्ड वर्ल्ड में, इसको खत्म करना है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई डिफरेंसेस नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कैसे लागू करें। तो देखिए 2000 के बाद 2005 में ये यूनेस्को ने एक निर्णय लिया कि ये सारे चीज को लागू करना बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, खासकर थर्ड वर्ल्ड में। तो उन लोगों ने लिया, एक कॉन्सेप्ट दिया गुड गवर्नेंस का। आई थिंक वी ऑल नो, आज के दिन में चाहे वो कांग्रेस पार्टी रहा हो और खास करके मोदी सरकार आई है, तो दे आर एम्फसाइजिंग ऑन गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस करके ही हम किसी इस सारे चीजों को हम क्रियान्वयन कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। बात उठता है कि ये गुड गवर्नेंस है क्या? बिल्कुल। आज के दिन में आप देखिए कि हर नेता इस बात को कहता है कि डिसीजन जो है हमारा वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल। वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अधिकारियों की और मिनिस्टर्स की। जी। अब उसको टाइम बाउंड में उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। जी।
मुझे लगता है सारे बात लोग हर क्षण हर दिन हम लोग उसको सुनते हालांकि हैं। गुड गवर्नेंस को कई राज्यों ने अपना एक ताकत बनाया है। नहीं मनोज जी, जी। बात यहाँ बोलने से तो होता नहीं है ना। गुड गवर्नेंस बात करना, काम करना पड़ता है ना, बोलने से तो कुछ होता नहीं है। डेफिनेटली बात उठता ये है कि आखिर ये गुड गवर्नेंस करने के लिए कैसे करें। जी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये चीफ मिनिस्टर ने बड़े जोर दे करके ये सारे 3, 4, 5 बार या 6 बार कह चुके हैं कि हमको एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देना है थ्रू ई गवर्नेंस। जी, उस पर वो प्रयासरत हैं। वो एक अच्छी स्टेप है ये सरकार जो करने की है, लेकिन अभी कितना दूर तक वो गया मुझे दिखाई नहीं पड़ता। बात है कि बोलने का तो बात चल रहा है बिल्कुल, लेकिन तब ये उठता है कि गुड गवर्नेंस को लागू कर पाएगी सरकार अगर, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन उसके लिए कम से कम चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं तो मुझे खुशी होती है। अब अधिकारियों को उसको एक्सिक्यूट करना है। मुझे एक और खुशी की बात दिखाई पड़ती है, मैं आपको बताऊं कि ये जब राज्य में नया गवर्नमेंट बना है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग बंद करो, ये सब करके बहुत सारा इश्यूज पिक्ड अप ड्यूरिंग इलेक्शन। अब एक चीज दिखाई पड़ता है कि कम से कम कुछ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अच्छे लोगों को ला करके बैठाया जा रहा है। अब देखिए कि मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति जो जर्नलिस्ट है देखता रहता है कि आखिर क्या हो रहा है। मैं देखता हूं, मैं ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो दिल्ली से आए हैं और एक उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा रहा है, उनको बुलाया गया, वो थैंक गॉड कि वो एक्सेप्ट किए। ये चीफ सेक्रेटरी आज के दिन में मैं थोड़ा सा टेस्ट करता रहता हूं, 9 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक वहां पर वो काम करते रहते हैं। तो ये उनके काम करने से डिफरेंट सेक्रेटरीज आर आल्सो वर्किंग। ये हम लोग एक सकारात्मक मैसेज तो जाता है ना। मुझे वो पॉलिसी मेकर वाली बात करते हैं। अभी हम लोग बजट पे आए थे, बजट को लेके आप लोगों ने मुझे बुलाया है। नहीं बिल्कुल, देखिए इरफान जी, आप मुझे सवाल कई है, सवाल देखिए बाबू पॉलिसी मेकर की बात कर रहे हैं। नहीं आज पॉलिसी मेकर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि बातें तो होती हैं लेकिन धरातल पर कितनी होती है। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी मेकर की बात कर रहे हैं। आप पदाधिकारी चीफ सेक्रेटरी क्या बात कर रहे हैं। चलिए इरफान जी, आप ही मैं ये कर रहा हूं। जी बताइए। आज जो हम लोग डिबेट पे आए हैं, जी, ग्रामीण विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जी, इस विभाग से हम लोगों का जो निचला स्तर है उसका हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जी, आवश्यकता है कि हम लोग ईमानदारी से उसका काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पदाधिकारियों पे विश्वास कर लें, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों पे गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूं, पदाधिकारी ने अगर मुझे पदाधिकारी ने ये लिख के दे दिया, अगर मैं इसको सच मान लूं, ये पढ़ दूं और कह दूं कि नहीं ये बहुत अच्छा बजट है, तो हमें लगता है कि राज्य के साथ बेईमानी है। आपको सीएम बनाया गया है, आपके पास अपना विजन है, आप देखते हैं। मैं बता सकता हूँ कि एक गाँव में जाकर वहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा। अगर आप शहर में मुझसे पूछेगा कि यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि ये जो सरकार आज जो बजट पे हम लोग डिबेट किए, तो ये बिल्कुल ठगने वाला बजट था, जनता के साथ धोखा था। आपके हिसाब से क्या कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए था इस बजट में? क्या कुछ नयापन गांव के लिए? देखिए, गांव के लिए सबसे पहली बात जो बीपीएल सूची, बीपीएल सूची भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और बीपीएल सूची में पैसे लेकर अमीर आदमी का बीपीएल में नाम चढ़ा दिया। सरकार ने नहीं रोका इसको। आप गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो गरीब आदमी है उसको एपीएल आपने बना दिया, और वो तरस रहे हैं, वो अपना अधिकार मांगते हैं। ब्लॉक लेकिन सरकार तो करिए कि ये पिछले सरकार की देन है। ये नहीं, ये 14 साल ये बीपीएल एपीएल पिछले सरकार क्या देन, 14 महीने में आपको क्या बीपीएल एपीएल थोड़ी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में आम आदमी के मुद्दे तो गौन हो जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार से उम्मीद है, इस सरकार को हम लोगों से पूछना चाहिए था, राय लेनी चाहिए थी, क्या हम लोग अच्छा इनको राय दे सकते थे। अब देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जो बीपीएल वाले हैं बीपीएल रहे हैं, जो एपीएल है, जो सच में जो गरीब है, उसको हम बीपीएल में जोड़े, ये मुद्दा था। बिल्कुल। आप देख लीजिएगा यहाँ क्या क्या हुआ इन 14 साल में। यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ते, देखिएगा 15,000 गाड़ियां खरीदी गई कमीशन लेकर। आपने ड्राइवर की बहाली नहीं किया, एक भी नियुक्ति नहीं किया। आलम यह है, सारी गाड़ी सड़ गई हमारी। बाहर से हमने कमीशन के तौर पर गाड़ियां मंगवा ली थी, हमने ड्राइवर भी नहीं लिया। ये गवर्नमेंट फेलियर है। ये छोटी छोटी कई सी बातें। देखिए, अभी सरकार ने घोषणा किया कि हम 1 लाख नियुक्ति करने जा रहे हैं। ठीक है, जब नियुक्ति करने की बारी आएगी तो ये लोग डोमिसाइल का मुद्दा छेड़ देंगे। मैं जान रहा हूं इसकी पॉलिसी,
ये कुछ नहीं करेंगे ये लोग जी। केवल नौजवानों के साथ धोखा है, यहाँ के साथ, यहाँ के लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए तो राज्य आपसे अपेक्षा करती है कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो कम से कम सरकार को तो आईना दिखाएं। बिल्कुल, देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलता रहता हूँ जी, मेरे अच्छे संबंध हैं उनके साथ। मुख्यमंत्री जी काम करना चाहते हैं, कहीं कहीं अगर मिस होता है, देखिए ये बहुत बड़ा पॉलिसी था। ग्रामीण विकास मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आप इसको बड़ी बड़ी योजनाओं से मत जोड़िए, छोटी छोटी योजनाएं लाइए। आप पार्ट बाय पार्ट योजना कर दीजिए। आप चावल नहीं वितरण हो रहा है गरीबों को जी, आप कम्बल बांट देते हैं जाड़ा में, एकदम लगता है कि 25 रुपये वाला कम्बल आप बांट दिए, एक बार पहना खत्म जी, घोटाले हुए खत्म कर दिए। दाल भात योजना बना दिया आपने जी, 5 रुपया के लिए हमारा लोग मोहताज है, ब्लॉक में जाके वेट करता है, 5 रुपये भीख मांगने पे आपने, हम उसको काम देते हैं, उसको उसी पैसा का हम रोजगार से जोड़ते हैं उसको जी। दाल भात योजना, लेकिन सरकार पॉलिसी बनाती है। लेकिन एक विधायक के रूप में तो बहुत सारी विधायी शक्तियां तो आपको मिलती है इरफान जी, आपके हिसाब से अगर आपको ये शक्ति मिली है तो आप क्या करेंगे? देखिए हम लोग तो राय दे सकते हैं जी, सरकार को राय दे, हमारी तो सरकार है नहीं जी, हम लोग तो विपक्ष में है। सरकार अगर हम लोग से राय लेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग अच्छा राय देंगे। सिर्फ विपक्ष का के तो जिम्मेदारियों से भागने वाली नहीं, लेकिन भागने वाली बात नहीं। देखिए अगर गलत करेगी तो हम लोग इस सरकार को घेर लेंगे जी, गलत नहीं होने देंगे। एक और नजारा देखने को मिला आज विधानसभा में इरफान जी की स्वाइन फ्लू के मामले पर जो सदन है बिल्कुल यहाँ पर बाधित होता नजर आया और सरकार की तरफ से सकारात्मक कोई जवाब भी नहीं आया, जबकि 3 मौतें हो गई हैं। इतना बड़ा खतरा झारखंड पर मंडरा रहा है और यहाँ पर सदन बाधित हो रहा है, न कि कुछ सकारात्मक चीजें बाहर निकल कर आ रही है। ये बात सही है। आज हम लोगों ने हंगामा भी किया था सदन में और हम लोगों ने मांग की थी जी। देखिए स्वाइन फ्लू वायरल डिजीज है जी, ये किसी राज्य में हो सकता है जी। हम लोगों ने सरकार पे आरोप लगाया जी, सरकार की मेरा क्या गलती है जी, ये बात सही है, सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं आप इसको रोकिए जी, ये वायरल बहुत खतरनाक बीमारी है जी, ये प्रकोप कैसे कर रहा है। आपको एयरपोर्ट में, स्टेशनों में देखना चाहिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये व्यवस्था करानी चाहिए आपको जी। आज हम लोगों ने सरकार को घेरा है। चलिए स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर आपके पास फिर आएंगे इरफान जी। मनोज जी आपसे भी जानेंगे, सरकार ने स्वाइन फ्लू के मुद्दे पर जिस तरह से जवाब दिया है वो कितने सकारात्मक रहे हैं। और हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अनुज तिवारी, जिन्होंने स्वाइन फ्लू पर काफी कुछ रिपोर्टिंग तैयार की है। लेकिन उसके पहले हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ कहा है सिविल सर्जन ने स्वाइन फ्लू के बारे में, क्या कुछ तैयारियां हैं, लेकिन तैयारियों के पीछे की सच्चाई क्या है, जरा सुनिए सिविल सर्जन क्या कहते हैं। स्वाइन फ्लू के लिए तैयारी है कि हम लोग का प्रत्येक अस्पताल में जो है सो ये बेड की तैयारी करके रखा गया है। मेन अस्पताल जो है सो हमारा रिम्स है, जहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर हैं या आइसोलेशन वार्ड है, तो ये सब का व्यवस्था है। इसके अलावा जो है सो हम लोग दवा जो होता है फ्लू भी टेबलेट कैप्सूल या सिरप हम लोग मंगा के रख लिए हैं उसके लिए स्वाइन फ्लू का दवा। तो ये सब पूरे स्टेट में जितने भी जिले हैं हमारे, उस सब जिला को हम लोग दे दे रहे हैं दवा। रिम्स को भी हम लोग दवा दिए हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं भी ये सूचना मिल रही है इस तरह का मरीज है कंफर्म केस, तो उसको हम लोग दवा सप्लाई कर दे रहे हैं। सब जगह लेटर दिया हुआ है कि वो लोग अपना आइसोलेशन वार्ड कायम करेगा, वहाँ पर ही रख के इलाज करेगा, उसको वहाँ से रेफर नहीं करना है। मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। हमारा जो IDSP के डॉक्टर है मंजू प्रसाद है, हमारा और भी डॉक्टर है, वो लोग सब जाते हैं वहाँ पर ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि वो लोग करा लिया कंफर्म हो गया तो फिर आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज सस्पेक्टेड केस है और हम लोग वहाँ पर हमारी टीम जाती है, वहाँ पर ब्लड सैंपल लेके उसको। चलिए, तो आप सुन रहे थे सिविल सर्जन को, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी तैयारियों की बाबत लोगों को बताया। लेकिन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अनुज से। अनुज, आपने सुना क्या कह रहे हैं, आपने बहुत ही शिद्दत से तैयार की है रिपोर्टिंग विभिन्न जगहों पर जाकर जहां पर स्वाइन फ्लू के मरीज थे। ऐसे में क्या लगता है जो कह रहे हैं सिविल सर्जन, क्या धरातल पर वो कहीं दिखाई देता है? फ्लैग्स की बात करते हैं, अवेयरनेस के अभियान चलाने की बात करते हैं, क्या इस तरह की चीजें हुई है? देखिए, अगर हम बातों की इन लोगों की बातें अगर हम सुनते हैं तो जो सच्चाई है वह कोसों दूर है जी। इनका कहना है कि सभी जगहों पर आइसोलेटेड वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन हमने जो मैक्सिमम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है राजधानी के जी, उन जगहों पर उनके जो मैनेजमेंट है उनसे बात की तो उन लोगों ने साफ कहना है कि आइसोलेटेड वार्ड बनाना पॉसिबल नहीं है जी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग काफी है जी। तो सबसे पहले तो जो आदेश है उसे आप डिनाई कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो भी चेक पॉइंट है, अगर हम एयरपोर्ट कहें, रेलवे स्टेशन कहें या फिर बस अड्डे कहें,
जहां पर लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि अभी जब जो तीनों मौतें हुई है वो तीनों पेशेंट झारखंड के नहीं थे, वो तीनों बाहर के थे। तो इन जगहों पर उनका कहना है कि लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपना टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो नॉर्मल चेकअप होता है उसके बाद ही वो आगे बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना ही कोई होर्डिंग लगा है, ना ही कोई साइन बोर्ड है, ना ही लोगों में अवेयरनेस जगाया जा रहा है। जबकि सिविल सर्जन का जांच कराना कितना आसान है अनुज? कहा जाता है कि जांच में कई खर्चे हैं, बड़े खर्चे हैं, आम आदमी के बस के बाहर की चीज है इसका जांच कराना। बिल्कुल, अगर हम जांच की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल्कुल खर्चे जरूर है, लेकिन सरकार ने जो प्रावधान तय किया है, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जांच निःशुल्क है। लेकिन अगर आज कोई वहां जांच के लिए जाता है तो उसके पास किट नहीं है, किट के लिए उसे कम से कम 3 से 4 दिन कोलकाता भेजे जा रहे हैं सैंपल, उसके बाद ये सैंपल को कोलकाता भेजा जाता है। तो जांच की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, जिसे सरकार को छोटे करने की जरूरत है, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है, क्योंकि जांच जो लैब है वो खुद आपके झारखंड में नहीं है, दूसरे स्टेट पे डिपेंड रहना पड़ता है। और यही वजह है कि जो 2 मौतें बिल्कुल हम अपने सहयोगी की बात सरकार तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जांच के जो तरीके हैं और जांच का जो खर्च है एक आम आदमी के बस की बाहर की चीज है। ऐसे में एक बड़ा सवाल सरकार के सामने खड़ा है कि आखिर झारखंड को स्वाइन फ्लू से वो कैसे बचाएगी। चलिए इरफान जी, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बड़े एक खतरे में दिख रहा है झारखंड, स्वाइन फ्लू को लेकर सदन बाधित रहा। ऐसे में क्या लगता है जो वर्तमान जो व्यवस्था किया गया है पर्याप्त है? नहीं, स्वाइन फ्लू से निश्चित तौर पर ये वायरल डिजीज है और इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम इलाज यहाँ हो सकता है। और रही बात, अभी हमारे रिम्स में जो है हम लोग वो एक BSL टेस्ट होता है, मशीन होता है, लेकिन बायोसेफ्ली लेवल जो हम लोग बिल्कुल जी, तो वो BSL 2 है हमारे पास, 3 नहीं है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब ये आई है मार्केट में। तो उसके लिए हम लोग बलगम को लेते हैं, सैंपल लेते हैं, और बाहर यहाँ पे हमारे पास साधन तो है नहीं। अब जहाँ झारखंड है, यहाँ लूट का अड्डा है, यहाँ ना हम लोग खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। हम लोग रिम्स को अच्छा नहीं कर पाए। अभी सरकार बोलती है कि नहीं, हम हेलीकॉप्टर वहाँ हेलीपैड उतारेंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे। हम रिम्स को वहाँ पे वार्ड बनाना है, वहाँ पर लेबोरेटरी अच्छे से लाना है, अच्छे डॉक्टर्स लाना है, उस पर ध्यान नहीं है इनका। बड़े स्विमिंग पूल कैसे बनेगा, हेलीपैड जी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आपके मंत्री के पास ही थी, राजेंद्र सिंह के पास। क्यों नहीं सुधार पाए रिम्स को? नहीं, मैं उन पर नहीं जाता, ज्यादा दिन की बात नहीं है इरफान जी, नहीं सुधार पाए इसलिए तो नहीं आए ना दोबारा जी। चलिए, बड़ी बेबाकी से आपने स्वीकारा। मनोज जी, बड़ा सवाल है, स्वाइन फ्लू का जो खतरा झारखंड पे मंडरा रहा है, जो चीजें देखने को मिल रही है, इरफान जी भी स्वीकारते हैं कि खतरा उतना बड़ा नहीं है, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं। हमारे सहयोगी ने भी इस रिपोर्ट को तैयार किया है, साफ देखने को मिल रहा है कि जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए मरीज को, या जिस तरह के कैंपेनिंग चलाना चाहिए अवेयरनेस के लिए, दिख नहीं रहा है कहीं। मुझे लगता है, जैसे आपने प्रश्न पूछा तो मुझे दिमाग में जो बात आई जी, वो उसकी 2 पहलू हैं जी। एक तो प्रिवेंशन जी, दूसरा डायग्नोसिस जी। पहले प्रिवेंशन पर आए जी। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा, जैसा सच्चाई भी है जी, कि ये डिजीज सिर्फ यहाँ पर नहीं फैल रहा है, कहीं भी फैल रहा है, यह भी फैल सकता है, कल यहाँ भी बढ़ सकता है जी। तो बात है कि उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए जी। साइंस ये कहता है आज के दिन में जी कि एक ऐसा एक्चुअली वायरस है जी, जो कि जिसका एक ही आज के दिन में 80% उसको बोल सकते हैं कि उससे हम इलाज कर सकते हैं जी। उसका नाम भी हम लोग जानते हैं, इसका नाम हम लिख करके आए, टेमीफ्लू जी, जिसका जो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। आज के दिन में ये मार्केट में शायद मेरे ख्याल से आज आ गया है जी, जैसा कि मुझे सूचना मिली है। ये जो फ्लू का जो टैबलेट है एंटीवायरस, उसको खाने से 80% इसकी रोकथाम हो जाता है जी। लेकिन वो तो हुआ कि मेडिसिन के बारे में डायग्नोसिस का मुद्दा जी। बात उठता है कि आज के दिन में हर एक घर में जी ये जागरूकता, जैसा आप बोले कि पहले तो आपको एक सैनिटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा जी, क्योंकि जब तक वो सफाई नहीं होता, हाथ गंदे रहते हैं जी, या चेहरे में दूसरे आदमी नाक से सांस लेते हैं, उसको हम पकड़ते हैं जी, तो उसको रोकने के लिए, जैसे आज जितने लेजिस्लेचर्स है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया जी, अपने चेहरे में मास्क लगाया जी, जो कि आप दिल्ली में चले जाइए, कहीं और चले जाइए तो मास्क पहनते हैं जी, लेकिन जानते हैं ये ऐसा डिजीज है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मास्क से फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार कितना गंभीर है मनोज? मैं बता रहा हूँ जी, मैं बताऊंगा जी। 3 लेयर मास्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दिस डिजीज जी। अफसोस की बात है
कि राज्य में सरकार तो छोड़ दीजिए, कहीं मार्केट में भी ये 3 लेयर मास्क इज नॉट अवेलेबल। जी, चलिए, एक बड़ा खतरा झारखंड पर मंडराता दिख रहा है। अगर सरकार ने सही तरीके से इस स्वाइन फ्लू को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो शायद इसके जद में और लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 मौतें झारखंड में हो चुकी है और झारखंड का आज का जो बजट सत्र था आज खासा प्रभावित रहा इस मामले को लेकर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे, कुछ और समस्याओं के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे।